Hello, good evening to all. Welcome to महिंद्राज ऑनलाइन क्लासेस। महिंद्रा के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जैसे कि आप हमेशा देखते हैं, हम लाइव टेस्ट करते हैं, एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं, लेकिन आज की जो क्लास है वो ऐसा कुछ भी नहीं। आज की क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे एनटीपीसी के, वहाँ पर जीएस के कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको डायरेक्ट पेपर से देखेंगे। डायरेक्ट पेपर से मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया हुआ है आपके लिए। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। केवल एक डिस्कशन है, कोई क्विज नहीं है, कोई आंसर आपको नहीं देने। केवल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसी तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ किस सेक्शन को आपको कवर करना ज़रूरी है कि यहाँ से इस सेक्शन से तो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो हम उन सेक्शंस पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे साथ जुड़ा है, जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल जो भी हमारा ये लिंक है, शेयर है, इसको शेयर कर लें, जिससे और भी स्टूडेंट जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कल संडे है और फिर मंडे से एनटीपीसी के एग्ज़ाम है। 28 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल सभी के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो आज की क्लास में तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की जो क्लास होगी हमारी, तो हम कल लाइव आपको एग्ज़ाम एनालिसिस करके दिखाएंगे कि कौन कौन से जीएस के क्वेश्चंस आए, है ना, कट ऑफ क्या हो सकता है, ओवरऑल रिव्यू क्या है, सेक्शन वाइज एनालिसिस क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ कल के हम रिव्यू एग्जाम का करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जिनका 28 दिसंबर को एनटीपीसी का एग्जाम है, मेरी तरफ से उन सबको गुड लक। आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। पहले जीएस का पोर्शन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जीएस में होता है क्या है ना, जो क्वेश्चन याद है तो याद है ना, तुक्का वाला कोई सीन होता नहीं है। तो जल्दी से पहले आपने उसको सॉल्व कर लिया और आगे बढ़ गए। क्लियर है? और आगे बढ़ गए तो फिर मैथ्स और रीजनिंग को आपका जहाँ भी जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है आप उसको पहले कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा कि एक्यूरेसी मैटर करे, एक्यूरेसी अच्छी हो आप लोगों की, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो, है ना। तो एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यही सब डिस्कशन के लिए जो लास्ट मिनट टिप्स होती हैं, तो आज शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे हम आपके साथ लाइव आएंगे, और वहाँ पर हमें जो लास्ट मिनट टिप्स होती हैं कि क्या हमें करना चाहिए, डू एंड डोंट्स, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास मैंने आपको जैसे कि बताया, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, जिनको मैं एक एक करके बताती हूँ कि किस सेक्शन को आपको पढ़ना है। सभी लोग तैयार हैं, है ना? सभी लोग आ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पूजा महिंद्रा आपका स्वागत कर रही हूँ। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये दिख रहा है क्वेश्चन आईडी है ना। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था 2016 का, वहाँ से ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो देखिएगा, हिंदी में क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में भी आपको बता दूंगी। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए उनमें से कौन सी इकाई यूज़ की जाती है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस होता है। हम सभी जानते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसकी गति को मापने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है? तो यहाँ पर हम पीपीएम यूनिट का यूज़ करते हैं, पेज पर मिनट। क्या? पेज पर मिनट। 1 मिनट में हमारा प्रिंटर कितने पेजेस को प्रिंट करता है, उनका आउटपुट देता है। तो पीपीएम से हम प्रिंटर की स्पीड को मेज़र करते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड वाला यहाँ पे सही आंसर था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के भी एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो कंप्यूटर पे भी आपको बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन से याद करने हैं कि मेमोरी, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, एंड हमारी जो टोपोलॉजी होती है, रिंग, स्टार, बस, हब या राउटर में क्या डिफरेंस है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है। मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना कंप्यूटर के, वो आपको थोड़े से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? जो सम्राट अशोक है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक जो है वो गुप्त वंश से हैं, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार थे, और बिंदुसार के बाद ही कौन थे? अशोक थे। अशोक के बेटे दशरथ और बृहद्रथ भी थे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश जो उससे रिलेटेड है सम्राट अशोक, सॉरी मौर्य वंश से, आई एम लिटरली सॉरी,
मौर्य वंश से रिलेटेड है सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश को शुरुआत किया था, तो मौर्य वंश से रिलेटेड कौन है? सम्राट अशोक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इनमें से किस मुगल बादशाह ने या फिर सम्राट शाहजहां ने कौन सी मस्जिद बनवाई? जामा मस्जिद दिल्ली की, बादशाही मस्जिद लाहौर की, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा की, या किला ये कुन्हा मस्जिद दिल्ली की? तो शाहजहां, सम्राट शाहजहां ने, हमको पता है कि स्थापत्य कला के लिए, आर्किटेक्ट के लिए शाहजहां का शासनकाल जाना जाता है, तो शाहजहां ने जो है वो जामा मस्जिद दिल्ली की इसका निर्माण कराया था। तो देखिए आपने हिस्ट्री से भी कितने इजी क्वेश्चन है। तो मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, गुप्त पीरियड और मौर्य, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत से। अगला क्वेश्चन क्या लिखते हैं कि श्रीलंका, हम सभी जानते हैं श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। तो श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की? मतलब श्रीलंका को कब आज़ादी मिली, यहाँ पे पूछा गया है। 1948 में मिली, 1972 में, 1947 में, या 1968 में? हम सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके जस्ट एक साल बाद 1948 में श्रीलंका को भी आज़ाद कर दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया बेटा? 1948 हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो इंसानों को, हम इंसानों का ही जो वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का, मानव का, वो होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, या फिर कामकाजी आदमी? तो वैज्ञानिक नाम जो होमोसेपियंस है उसका अर्थ होता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति, बुद्धिमान आदमी। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। तो देख रहे हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि इनमें से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ठीक है, तो 2011 में जो दक्षिणी सूडान है, जो साउथ सूडान है, उसको इंडिपेंडेंस मिला, उसको आज़ादी मिली। तो दक्षिणी सूडान जो है वो 2011 में स्वतंत्र होने वाला देश है। तो ये भी एक तरीके से स्टैटिक प्रश्न बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ओके, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, सुनिएगा, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्न में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? मतलब किसे हम दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते, करेक्शन नहीं कर सकते एक बार अगर उसमें प्रोग्राम्स को फीड कर दिया गया है। ईपी रोम को, रैम को, डबल ईपी रोम को, या फिर रोम को? तो हम सभी जानते हैं दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रैम जो है वो रीड और राइट दोनों हो जाती है। लेकिन रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, एक बार इसमें कुछ भी डेटा फीड कर दिया, इसको आप वापस से रीराइट नहीं कर सकते, इसे करेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? रोम, कि रोम में किसी भी प्रकार का संशोधन या करेक्शन नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जब हम अपना हिस्ट्री का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, वहाँ भी ये प्रश्न हमने ज़रूर देखा था। जलियांवाला हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? 1919 अप्रैल में हुआ था, वैसाखी के दिन में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो किसने ऑर्डर दिया था? जनरल डायर ने। तो जनरल डायर ऑर्डर करते हैं कि जो शांतिपूर्ण सभा चल रही है उसमें गोली चलाने का। तो बिल्कुल कर्नल रेजिनॉल्ड डायर जो है वो जलियांवाला बाग में हत्याकांड में आदेश देने का काम करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? रेटिना पे बनने वाला इमेज उल्टा होता है, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है, मतलब इनलार्ज हो जाती है इमेज, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, या रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्व होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। क्या बोला गया है यहाँ पे? तो हम सभी जानते हैं कि हमने रेटिना के बारे में बात की है, हमने ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, पुराने वीडियो एक बार जाके देखिएगा। तो रेटिना जो है वो मानव स्क्रीन का, मानव आई का स्क्रीन होता है ना, पर्दा होता है, क्योंकि रेटिना पे ही तो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। और रेटिना पे बनी हुई इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ए। तो ए यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, रेडियम। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रुटाइल, हेमेटाइट, लाइमस्टोन, या पिचब्लेड? रेडियम एक धातु होती है, आप सभी ने देखा होगा, चमकदार धातु होती है। तो रेडियम जो खनिज है वो किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, यूरेनियम का
और यूरेनियम का अयस्क होता है पिच ब्लेंड, और इसी पिच ब्लेंड से ही रेडियम की प्राप्ति होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, पिच ब्लेंड है, और इसी से आपको रेडियम की प्राप्ति भी हो रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये एक साइंस का छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपको साइंस से जो भी अलॉय होते हैं मतलब मिश्र धातुएं होती हैं, और मतलब अयस्क होते हैं, तो अयस्क और मिश्र धातुओं के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। जैसे कोरंडम किसका है, बॉक्साइट किसका है, हेमेटाइट किसका है, गैलेना, स्नेवार, है ना, इस तरीके से। या फिर पीतल कैसे बनता है, ब्रोंज कैसे बनता है, स्टेनलेस स्टील को कैसे बनाया जाता है, गन मेटल कैसे बनाया जाता है, दो धातुओं के जो अलॉय होते हैं उन्हें भी याद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं ना, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे। तो अब उस समय 2019 करंट अफेयर्स में था, अभी 2020 और 21 के क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए लिया आपको बता सकूं कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि अगला आईसीसी वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, अगला ओलंपिक कौन होस्ट करेगा, 2028 के ओलंपिक्स कहाँ होंगे, समझ रहे हैं ना। तो कंट्री के नाम जो उस गेम को होस्ट करने वाली है वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि 2019 में रग्बी गेम को होस्ट करने का काम कौन ने किया था, जापान ने किया था। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में यूके और आयरलैंड ने इसको होस्ट किया। इंग्लैंड विजेता थी, तो 2021 में कौन होस्ट करेगा। तो इस तरीके से प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स आपको देखना है कि अगले गेम कहाँ पर खेले जाएंगे, कौन सी कंट्री जीती है या फिर कौन मेजबानी कर रहा है, तो ये बातें आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं फिर। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो मैंने जब एमसीक्यू आपको डिस्कस कराई थी, बीच बीच में कोई ना कोई डांस फॉर्म वगैरह हम ज़रूर देखते थे, क्योंकि डांस फॉर्म वगैरह से एक क्वेश्चन, ट्राइब से, जनजातियों से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो रामखेलिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है, बिहार का है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सुनिएगा। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, एक कोई सर्किट है और उसके रेजिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, आर की जगह आपने क्या कर दिया बेटा, 2R कर दिया, और वोल्टेज सर्किट में वही है, तो करंट क्या हो जाएगा, आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, 0 हो जाएगी। तो हम सभी ओम्स लॉ को भली भांति जानते हैं, मैंने आपको सिखाया है V = IR। अब यहाँ पे बोल रहा है कि R को डबल कर दो, तो करंट तो आधी हो ही जाएगी ना, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट तो अपने आप कम होगी, तो यहाँ पे आधी रह जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपको बहुत ध्यान से करना है। रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ओम्स लॉ से, कि रेजिस्टेंस को सीरीज पे लगाओगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगाओगे तो क्या होगा, या ओम्स लॉ से कोई क्वेश्चन, या पावर को कैलकुलेट करने से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन हमको ग्रुप डी के पेपर में मिला था, तो वही ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना खालिस्तान द्वारा तैयार की गई है। अभी आप जानते हैं कि 971 करोड़ का बजट पेश किया गया है। हमारा नया संसद भवन, नया पार्लियामेंट्री हाउस बन रहा है, जो कि टाटा कंपनी इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, और इसके बारे में वीडियो भी मैं एक छोटा सा बना चुकी हूँ, जो आपको यूट्यूब में महिंद्रा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि पुराना जो संसद भवन है उसकी रचना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस बार भी पूछे जाने की उम्मीदें हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में भारतीय संसद भवन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर ने जो है वो दिल्ली में संसद भवन, पार्लियामेंट्री हाउस बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो हमने देखा था कि जिसके पास केंद्रक होता है उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पर जिनके पास न्यूक्लियस या केंद्रक एब्सेंट है उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने ब्लड का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, कि आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल होती हैं, वो गोलाकार होती हैं और उनके पास केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब इनके पास
माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो यहाँ पर आरबीसी सही आंसर होगा कि आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो ये बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था। साइंस का वेटेज रेलवे में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इन ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? जुपिटर है, मार्स है, वीनस है या नेपच्यून है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या नेपच्यून? तो हम सभी जानते हैं बृहस्पति का अपने बहुत सारे सैटेलाइट है, जिनमें से गैनीमीड सबसे बड़ा है। मंगल ग्रह के भी 2 सैटेलाइट हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वीनस जो है, शुक्र ग्रह, उसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है, सिस्टर स्टार भी बोला जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो शुक्र यहाँ पे आंसर होगा कि वीनस का अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। ये एक भूगोल का प्रश्न है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी का है। मैंने पॉलिटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको यूट्यूब पे डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में या फिर आपके महिंद्रा की यूट्यूब चैनल में पूजा महिंद्रा पॉलिटी डालेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे और वहाँ पर आप इन वीडियो को दोबारा देख भी सकते हैं ना। तो भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को हम एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो पहले तो चीज़ ये, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, है ना। लोकसभा का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है और राज्यसभा का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सभी राज्यसभा के मेंबर थे। नरेंद्र मोदी, ये कौन है? लोकसभा के मेंबर है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर है तो उसकी एज 35 साल होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी एज 30 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का मेंबर हो, तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो ये पॉलिटी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गैगरिन, बज एल्ड्रिन या जॉन ग्लेन? हम सभी जानते हैं इस प्रश्न का आंसर कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गैगरिन थी। यूरी गैगरिन जो है वो स्पेस में जाने वाली, स्पेस वॉक करने वाली पहली व्यक्ति है। ठीक है, बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू की गई? हम सभी जानते हैं कि हर साल हम एक टाइगर रिपोर्ट निकालते हैं। पहले कर्नाटका फर्स्ट स्थान पे था और अभी जो है वो मध्य प्रदेश टाइगर में फर्स्ट स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो क्वेश्चन ये है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू किया गया? 1975 में, 1973 में, 1978 में या 1982 में? तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किस देश से होकर नहीं बहती? चीन, बांग्लादेश, भारत या नेपाल? तो हम जानते हैं चीन मतलब तिब्बत जो कि अभी वर्तमान में चाइना का ही हिस्सा है। तिब्बत से ही तो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, फिर भारत में आती है और भारत से जाने के बाद बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश के बाद वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नेपाल में नहीं जाती। तो यहाँ पे पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर नहीं बहती, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। कि नेपाल से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती, बाकी चाइना, बांग्लादेश और भारत से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की है? रॉन्सन ने की है, फिलिप लियांड ने की है, मैरी क्यूरी ने की है या विलियम क्रूक्स ने की है? तो यहाँ पे इन्वेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम सेट में देखने मिलेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एक्सरे किसने खोजा, या माइक्रोवेव की रेंज क्या होती है, टेलीविज़न किसने बताया, फ़ोन के बारे में किसने बताया, या फिर केंद्र की खोज किसने की, पहली कोशिका किसने खोजी। मतलब बहुत ही बेसिक, ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया, डीएनए का मॉडल किसने दिया। तो बहुत ही बेसिक प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पुट होते हैं। तो एक्सरे की जो खोज है वो रॉन्टजन ने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्टजन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो कि इंसान के शरीर को पेनिट्रेट कर सकती हैं, आर पार उनके निकल जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मतलब पीरियोडिक टेबल
सबसे पहले किसने बनाई? हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हेनरी मोसले हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो हम जानेंगे कि मेंडलीफ पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई। जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय केवल और केवल 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे, जबकि वर्तमान में पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 118 तत्व मौजूद हैं। लेकिन जब टेबल बनाई थी पहली बार इन्होंने तो केवल और केवल 63 एलिमेंट थे। तो इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? तो एशिया का सबसे पुराना क्षेत्र कहाँ है तेल उत्पादन? डिगबोई में है। और डिगबोई कहाँ पड़ता है? डिगबोई, डिब्रूगढ़, ये कहाँ पड़ते हैं? डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में है। तो असम में ही ये सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? मतलब जो किडनी में स्टोन हो जाता है तो किडनी का स्टोन होने का मेन रीज़न क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम साइट्रेट है? तो ये क्वेश्चन भी जब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया था तब मैंने डिस्कस किया था कि यूरिक एसिड के जमा का होने से, कैल्शियम ऑक्सलेट के जमा होने से क्या होती है? किडनी में स्टोन हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ पर सही आंसर होगा। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के जमा होने से क्या होता है? किडनी में स्टोन होने की संभावनाएं होती हैं। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं और किडनी जो है वो नेफ्रॉन सेल से, नेफ्रॉन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, खून को शुद्ध करने का काम जो है वो किडनी करती है। तो ये भी आपका एक साइंस का क्वेश्चन था, बायोलॉजी का। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? मतलब हमारी जो टंग होती है, टंग में क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है? टेस्ट करके बताना कि कोई चीज़ आपने खाई है, एसिडिक है, बेसिक है, बिटर है, सॉल्टी है, क्या नेचर है वो टेस्ट करके बताना। तो क्वेश्चन है कि जो हमारी टंग होती है उसमें कितनी ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं? तो मैं बता दूँ 2000 से लेके 8000 तक टेस्ट बर्ड जो है वो हमारी जीभ में या हमारी टंग में प्रेजेंट होती हैं। तो ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू या फिर सिक्किम? यहाँ पे वाइट डेजर्ट की बात हो रही है। जैसा कि मैंने हमेशा क्लास में डिस्कस किया है आप लोग से कि रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे मिट्टी है, वहाँ पे रेत है। रेगिस्तान का मतलब होता है ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, कम रेनफॉल होता है, उसको आप रेगिस्तान बोल देते हैं। तो वाइट डेजर्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे रेत नहीं है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है लेकिन बर्फ़ की चादर है। तो लेह लद्दाख वाला जो रीजन है उसे हम वाइट डेजर्ट कहते हैं। और सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और इसकी जगह अब अगर लेह होता या लद्दाख होता तो ज़्यादा एक्यूरेट होता, लेकिन ये पुराना प्रश्न था, 370 नहीं लगी थी तो अब 370 लग गई है। तो बिल्कुल लेह लद्दाख वाला जो रीजन है वो सफ़ेद रेगिस्तान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? 1981 में इसरो ने जो अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट है, एप्पल है, भास्कर सेकेंड है या इनसेट फर्स्ट बी है? तो यहाँ पर एक शब्द हो रहा है, पहले तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसरो। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1969 में बना था। के सिवान अभी इसके चेयरमैन है। और जियो स्टेशनरी उपग्रह का मतलब होता है ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की हाइट पे रखे जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, वो जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट्स कहलाते हैं। तो 1981 में इसरो ने एप्पल नाम का जियो स्टेशनरी पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। कौन सा है? एप्पल। आर्यभट्ट आंसर मत कीजिएगा। इसरो का आर्यभट्ट जो है एक प्रायोगिक सैटेलाइट था, एक प्रैक्टिकल सैटेलाइट था, ना कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किया था 1981 में वो कौन सा था? एप्पल था। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस किया है ना? शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, लोक प्रतिनिधित्व है या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो हम सभी जानते हैं आर्टिकल 21A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 86 नंबर का अमेंडमेंट, 86वें नंबर का संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था।
और आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट एजुकेट करेगी, शिक्षा देगी। तो ये शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। देखिए ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट पे गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर एनटीपीसी एग्जाम के क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन आईडी भी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में दिखाई थी, है ना, तो अलग अलग क्वेश्चन आईडी से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो देखिए यहाँ पे मेरा उद्देश्य यहाँ पे 2014 के शांति का नोबेल पुरस्कार पीस प्राइज़ दिखाना नहीं है। मेरा यहाँ पे कंसर्न है कि नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। नोबेल प्राइज़ अभी करेंटली भी दिए गए हैं। इस बार तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP है, उसको पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन यहाँ पे 2014 की बात की थी। तो 2014 का पीस प्राइज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के एक व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला था। जो बचपन बचाओ आंदोलन हुआ था ना, कि बचपन बचाओ, जो बच्चे शोषण होता है जिनका, वो फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, जिनका फिजिकल और मेंटली उनसे बहुत काम लिया जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन शुरुआत किया था किसने? कैलाश सत्यार्थी ने। मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं ये। कैलाश सत्यार्थी को 2014 का पीस प्राइज़ मिला था, जबकि 2020 का WFP को मिला है। तो नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट है। अभी इस साल जो भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं उन सभी को आप पढ़ के एक बार ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स ब्लैंक्स वेव्स हैं। ध्वनि तरंगे खाली स्थान तरंगे हैं। प्रेशर, लॉन्गिट्यूड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल। तो हम सभी जानते हैं कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है, और जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, लेकिन जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है वो तो मैकेनिकल वेव होती है। तो यहाँ पे ध्वनि तरंगे क्या नहीं है, असत्य पूछा है, तो क्या नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि ये वैक्यूम में नहीं चल सकती। तो ये क्वेश्चन जो हो गया आपका फिजिक्स का, हो गया आपके साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान में द्रव में बदल जाती है। मतलब एकमात्र नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि एकमात्र मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है और एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है। तो मेटल क्या हो गया? मरकरी हो गया, Hg हो गया, और नॉन मेटल क्या हो गया? तो नॉन मेटल हो गया ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जो होता है वो भी क्या होता है? कमरे के तापमान में लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है लेकिन किंतु तिरछी मारती है। तो देखिए एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, चेस का क्वेश्चन है कि चेस में ऐसा कौन सी गोटी होती है जो सीधे चलती है लेकिन हॉरिजॉन्टल मतलब टेंजेंटली मार सकती है, तिरछी मार सकती है। तो हम जानते हैं कि जो प्यादे होते हैं वो सीधे चलते हैं लेकिन तिरछा मार सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? प्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो जाती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन करते हो आप तो कुछ लोडिंग चलती रहती है ना, तुरंत ऑन करते हुए कुछ लोडिंग होती। क्यों? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, और मेन मेमोरी में लोड होने के बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, फैचिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, या मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं उसे? हम बूटिंग की प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। मतलब $20 मिलियन खर्च किया किसी एक व्यक्ति ने और 8 दिन तक ऑर्बिट में रहा स्पेस में, वो व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेग ऑसलिन, चार्ल्स सिमोनसी, डेनिस टीटो और मार्क शटलवर्थ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? डेनिस टीटो है। आप देख सकते हैं सी आंसर सही है। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने $20 मिलियन खर्च किए और ऑर्बिट में मतलब स्पेस में 8 दिन तक ये रहे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ऑड को फाइंड आउट कीजिए। ऑड वन आउट फाइंड करना है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या ब्रास।
तो हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है, आयरन भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, लेकिन पीतल ब्रास जो है वो एक अलॉय है। ब्रास क्या है? एक अलॉय है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट फाइंड करना था, तो हमने देख लिया कि ब्रास एक अलॉय है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, पिडीमरी वेंकट सुब्बा राव है, या पिंगली वेंकैया है? तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा है? ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, तो राष्ट्रगान किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ से हमने लिया है। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? मतलब यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, बेल लेबोरेटरी ने, एप्पल ने, या मोटोरोला ने? तो बिल्कुल यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेल लेबोरेटरी, AT&T बेल लेबोरेटरी द्वारा डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा तिरंगा झंडा होता है उसका लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? हमारा जो फ्लैग है उसकी लेंथ और ब्रेथ के बीच का रेशियो कितना है? 3:2 है, 3:1 है, 2:1 है, या 4:3 है? तो हमारा जो फ्लैग होता है उसका जो रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का वो 3:2 है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आप देख सकते हैं, ए सही आंसर है। क्लियर हुआ? अगला है 2013 में दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया की बात हो रही है कि राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन थी? फर्स्ट फीमेल। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मेन कंसर्न ये है कि अभी हाल ही में बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, या किसी का निधन हो गया है। तो आपको इन पर्सनालिटीज़, इन हस्तियों के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुई है या कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसकी डेथ हो गई है, तो निधन और जन्म, या फिर निधन और नया अपॉइंटमेंट, तो इन दोनों से आपको प्रश्न देखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाता है। लिखा है कि दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनने जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पार्क यंग सुन, युक योंग सू, पार्क ग्यून हे और सिम सोंग जंग। तो साउथ कोरिया की राष्ट्रपति चुनने जाने वाली पहली महिला थी ऑप्शन सी, पार्क ग्यून हे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। टेनिस में हाई कोर्ट वह कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह खाली स्थान से बनी होती है। तो हम जानते हैं कि टेनिस के अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं और जिनमें कुछ टूर्नामेंट जो है वो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। तो यहाँ पे हार्ड कोर्ट का मतलब होता है ऐसा सरफेस जो कंक्रीट से बना हो, कंक्रीट से बने हुए सरफेस को ही हम हार्ड कोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? कंक्रीट। कंक्रीट से बने हुए सरफेस को हम हार्ड कोर्ट कहते हैं। ठीक है। तो स्पोर्ट्स से आपने देखा कि लगातार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? मतलब पूछा है कि सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? ग्रीन कलर की है, ब्लू की है, रेड की है, या पर्पल की? तो हम सभी जानते हैं कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेड की होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे रेड कलर जो होगा, जिसकी वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है। अब बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? हमने देखा होगा, आप लोगों ने खेला भी होगा बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में बीच में क्या लगाते हैं? हम नेट लगाते हैं। तो वो नेट कितनी ऊंचाई पे, कितनी हाइट पे होता है? 5 फीट, 5.1, 5.5 या 4.8? तो सही आंसर है 5 फुट, 5 फीट की ऊंचाई पे जो बैडमिंटन का जाल होता है, बैडमिंटन का नेट होता है, उसे लगाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? अगला है मार्च। जैसे कि मैंने कहा, जो डांस फॉर्म होते हैं और ट्राइब्स होती हैं, मतलब जनजातियाँ और नृत्य, इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के जो भी हैं आपको वो याद रखने होंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में मिलता है। तो मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का, केरल का, असम का, या फिर मध्य प्रदेश का?
तो ये जो माच है ये मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, माच मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, जबकि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है वो मलखम्ब है। मलखम्ब स्पोर्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी अभी जो खेलो इंडिया अगले साल गेम होने वाले हैं ना, मलखम्ब को उसमें शामिल कर लिया गया है, तो इसलिए मलखम्ब भी इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट हो जाएगा। तो मलखम्ब भी मध्य प्रदेश में खेले जाने वाला खेल है, और माच जो है वो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2015 में खालिस्तान ग्रह पे जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई। तो कहाँ पर हमें ग्लेशियर मिला है 2015 में? मंगल ग्रह पे, शुक्र पे, बृहस्पति पे या शनि पे? तो देखिए, मंगल ग्रह पे, मंगल ग्रह जिसे आप रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो मंगल ग्रह का पे हमको 2015 में जो पानी से भरे हुए ग्लेशियर हमको मिले हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सोलर सिस्टम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो सोलर सिस्टम को भी आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्लेग। प्लेग एक डिसीज़ थी, है ना, और एक बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है प्लेग। ब्लैक डेथ ही जो है वो प्लेग का एक रूप है। तो प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो प्लेग उन्मूलन की याद में, प्लेग को ख़त्म करने की याद में हैदराबाद में 4 मीनार बनाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीनार। तो सही आंसर क्या है? सेकेंड वाला, 4 मीनार। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने कांग्रेस की इंपॉर्टेंट मीटिंग, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, पहली मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, कितने मेंबर गए, वहाँ भी प्लेग रीज़न था, मीटिंग पुणे में होनी थी, प्लेग था तो मुंबई में मीटिंग हो गई थी। तो मैंने कांग्रेस के बारे में सारा डिस्कशन किया है, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, पूजा महेंद्र डाल के सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, राइट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगर पूछा जाता कि इनमें से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा, तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। पहले अगर पारसी अध्यक्ष पूछा जाता तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले पारसी अध्यक्ष थे, जबकि जो ए ह्यूम थे इनके कहने पे ही कांग्रेस का गठन किया गया था 1885 में, 1885 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? मतलब साउंड पोल्यूशन से क्या इफेक्ट नहीं होता? पशुओं की मौत, हमारे कान में होने वाली डिसीज कर्नाद, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप या ओजोन क्षय, ओजोन होल। तो हम जानते हैं कि हमारे सुनने की एक क्षमता होती है, हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज तक के साउंड को सुन सकते हैं। WHO को तो ये कहना है कि 45 डेसिबल के ऊपर के जो साउंड होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण में आते हैं। अगर हम ज़्यादा डेसिबल का साउंड सुनते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, वॉमिट होने लगती है और इंसानों की डेथ भी हो जाती है। तो पशुओं की मौत हो जाना, ईयर्स की डिसीज़ हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, ये सभी रीज़न हैं साउंड पोल्यूशन के। लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो ओजोन डिप्लीशन पे नहीं पड़ता, ओजोन क्षरण पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन तो CFC के कारण होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये क्वेश्चन तो जब मैं MCQ लाइव टेस्ट आपको करा रही थी तब भी ये क्वेश्चन वहाँ पे भी डिस्कस हुआ था कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पहली एंटीबायोटिक बनाई थी उसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? A, पेनिसिलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इनर्शिया, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया? लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया है? आइजैक न्यूटन ने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है, जॉन डॉल्टन ने दिया है या स्टीफन हॉकिंस ने दिया है? लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया है? तो हम जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट नियम है, फर्स्ट लॉ जो लॉ है न्यूटन का, उसको ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आइजैक न्यूटन यहाँ पे सही आंसर है। तो ये भी एक फिजिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो था केवल एक डिस्कशन था,
ये सारे जो क्वेश्चन है इसको दिखाने का उद्देश्य क्या है पहले आप वो समझ लें। तो ये सब दिखाने का मेरा जो एम था कि आपको पता हो जाए कि आपको किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तो हमने एनालिसिस किया कि कुछ बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको देख लेने हैं। स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है, कोई नई बुक लॉन्च हुई है, किसी व्यक्ति का निधन हुआ है या कोई न्यू अपॉइंटमेंट है वो। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी के भी आपने क्वेश्चन देखे और केमिस्ट्री में भी आपको मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये एनालिसिस किया है कि जीएस अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इन टॉपिक का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। क्लियर हुआ? तो पॉलिटी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। पूजा महेंद्र आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एक बार आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मतलब 28 तारीख को हम मिलेंगे। 28 तारीख को हम एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, क्या जीएस के क्वेश्चन आए हैं। तो हम एग्ज़ाम रिव्यू देखेंगे पहली चीज़। और दूसरी बात, आज शाम को 7:30 बजे एक स्पेशल सेशन है 7:30 पे यूट्यूब पे, और उसमें ये बताया जा रहा है कि लास्ट मिनट टिप्स क्या हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आपको पहले कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए और एटसेट्रा, काफ़ी सारी बातें। तो 7:30 पे एक छोटा सा सेशन है, उस पर भी जुड़ना मत भूलिएगा। क्लियर? तो गुड लक जिनका भी 28 दिसंबर को एग्ज़ाम है। हम मिलेंगे 28 को। बाय बाय, टेक केयर।